तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। कल हम बात कर रहे थे उस पंजाबी गैंग की जो अपना चोरी का कीमती सामान कैसे डिस्पोज ऑफ करते थे। जैसे वो मंदिर की मूर्तियाँ उन्होंने एक दुकानदार को, जो एक मुंबा देवी मुंबई है, मंदिर है मुंबई में, जिसके नाम से, मुंबा देवी के नाम से ही मुंबई का नाम मुंबई पड़ा है। पहले बॉम्बे कहते थे, अंग्रेज़ों को मुंबई कहना नहीं आता था, बाद में उसको चेंज करके फिर मुंबई कह कर नाम रख दिया गया। तो मुंबा देवी मुंबई की गॉडेस है, बहुत पवित्र मंदिर स्थान गिना जाता है। और उसके पास, मुंबा देवी मंदिर के बिल्कुल पास, उस ज़माने में, आज हाल है कि नहीं मैंने देखा नहीं, एक साइड पे उसके दुकान सी राजकुमार एंड सन। मैं नाम चेंज करके बता रहा हूँ क्योंकि अगर वो दुकानें आज भी होंगी तो उनके जो आगे बच्चे होंगे या चला रहे होंगे, जिनका इसके से कोई लेना देना नहीं है, बिना मतलब उनकी बदनामी होती है, जो उनको अच्छा नहीं लगता है। उसके सामने एक दूसरी दुकान थी, उसका नाम हम समझ लेते हैं कोई दिनेश कुमार एंड सन्स, कुछ भी नाम रख लो। तो उनमें से जो दिनेश कुमार एंड सन्स वाला था, उसके पास इन्होंने दोनों मूर्तियां चांदी की, जिनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, वो ले जाके उसको बेच दिया। और अगर उसको बताते कि ये मूर्तियां हमने मंदिर से चोरी की हैं, तो शायद वो आदमी नहीं खरीदता। उसको ये कहा गया कि उन्होंने दोनों मूर्तियां मालाबार हिल एरिया में, एक वालकेश्वर एरिया पड़ता है, वालकेश्वर के एक बड़े मारवाड़ी के घर से चुराई है। ये बहाना लगा के उसको मूर्तियां बेची। और जैसे कि होता है, चोरी का सामान जो है वो इमीडिएटली खुर्द बुर्द कर दिया जाता है। उन्होंने वो दोनों मूर्तियां जो थी वो पिघला दी और अपने तरीके से जो पैसा बनता था वो इनको, पंजाबी गैंग मेंबर्स को दे दिया। प्रकाश फुग्गेवाला को, जसवंत को, और जंग बहादुर को और तेजी को। तो ये पैसा लेके आदमी गुल हो गए, कई महीने तक नजर नहीं आए। मैंने आपको कहा कि किसी पुलिस स्टेशन के नज़दीक एक कमरा पहले से किराए पे लेके रखते थे क्राइम करने के पहले, और उसके बाद उसी इलाके में आके छुपते थे। पुलिस दूर ढूंढती रहती थी, ये पुलिस के सामने रहते थे छुप के। तो 2-3 दिन के बाद जब ये शोर बढ़ा कि महालक्ष्मी मंदिर की मूर्तियां चोरी हो गई हैं, तो उस मारवाड़ी को, सोने की दुकान वाले को, जिसके पास बेची थी उसने पिघला दी थी, उसको काफ़ी बुरा लगा कि उसको ये लोगों ने झूठ बोल के उसको वो मूर्तियां बेच के चले गए। लेकिन अब क्या हो सकता था, पिघला दी। अब जब तक ये छात्र चोर पकड़े नहीं जाते और अपने इंटेरोगेशन के बाद बताते नहीं कि हमने किसको बेची हैं, तो पता नहीं चलता था कि किसको बेची। लेकिन क्योंकि उस दुकानदार ने ये काम कर बैठा था, वो तो किसी को बताएगा नहीं। और अल्टीमेटली वही हुआ, जब 3-4 महीने के बाद पकड़े गए किसी तरीके से। वो भी जो फुगे वाला था, प्रकाश फुगे वाला, वो, उसको दारू पीने की लत थी। बाकी तीनों में से कोई शराब नहीं पीता था, सिर्फ प्रकाश पीता था। वो अपने दारू लेने के चक्कर में कहीं बाहर निकला, पहचाना गया और वो पकड़ा गया, और उसकी निशानदेही पे बाकी तीनों लोग भी पकड़े गए। और इनको भी पता था कि अभी 3 महीने हो गए, और जो पैसा लिया था वो इन्होंने एक शख्स के पास जमा करवा देते थे। वो शख्स भी उसी इलाके में रहने वाला था, बहुत बड़ी दुकान थी उसकी। मैं उसके बारे में कल आपको बताऊंगा, एक एपिसोड और इसका बनेगा कि कैसे ये लोग पैसा संभाल के रखते थे और कैसे बाद में इन्वेस्ट किया। वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है। 3 लोग, कोई शराब नहीं पीते थे, जुआ नहीं खेलते थे, सिर्फ प्रकाश को शराब पीने की आदत थी। और वो आदत इनके गैंग के बहुत काम भी आती थी। वो कहीं भी बैठ के लोगों के साथ खा पी के अंदर की बातें निकलवा लाता था,
और इनको आगे बता देता था। खैर वो दूसरी कहानी। अब उस हादसे के एक उस दुकानदार के सर पे ये बहुत बड़ा बोझा था कि उसने मंदिर की मूर्तियों को, चोरी की हुई मूर्तियों को उसने अपनी भट्ठी में गला दिया। वो बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करने लगा। इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस हो गया, लेकिन पुलिस ने उसको काफ़ी तंग किया, लेकिन उसने कह दिया कि मैंने गला दी, और उसका जो पैसा वैसा भी था उसने भरा पुलिस को। भरने के बाद वो मंदिर की नई मूर्तियाँ बनवाई गई और दोबारा वहाँ पे उनको स्थापना की गई। खैर उसके बाद 10 साल के बाद, तकरीबन जब 56 से बाद 10-11 साल के बाद, वो शख्स, वही आदमी जिसने वो मूर्तियाँ गलाई थी, ये थोड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट है, कैसे इसको लोगों ने बड़े और तरीके से भी लिया। तो वो शख्स, वो सुनहरा गोल्ड ज्वेलरी शॉप का मालिक, वो आदमी अपनी गाड़ी में महालक्ष्मी मंदिर के पास जो सिग्नल है, जहाँ पे हाजी अली का सिग्नल भी कहते हैं, वहाँ से राइट को एक रोड वर्ली की तरफ चली जाती है और लेफ़्ट में जो रोड है वो पैडर रोड की तरफ, तीसरी जो रोड है उसको तारदेव रोड कहते हैं। तो ये आदमी जावेरी बरात से अपनी दुकान बंद करके तारदेव रोड से महालक्ष्मी मंदिर का जो सिग्नल है वहाँ पे जा रहा था अपनी गाड़ी पे। अचानक देखा कि बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। इसने अपना वो कांच की खिड़की, गाड़ी का कांच खोला, किसी को पूछा क्या हो गया, इतना जाम क्यों लगा हुआ है। वो कहने लगे एक मोटरसाइकिल सवार लड़का एक बीएसटी की बस, जो लोकल बस होती है, उसके नीचे आके मर गया। तो इसने बोला कि वो लड़के इतना तेज़ स्पीड पे चलाते हैं बाइक वाले, आजकल भी ऐसे ही करते हैं, बाइक वाले कम नहीं करते, उस ज़माने में तो ट्रैफिक था ही नहीं, और ज़्यादा लिबर्टी ले लेते होंगे। मेरी जान पहचान के दोस्तों को भी 3-4 बच्चे, उनके जवान बच्चे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में ही मारे गए। मैं उनका दुख समझ सकता हूँ। लेकिन ये आदमी ने लड़के का दोष निकाला कि बहुत रफ बाइक चलाते हैं, इसलिए वो शायद बीएसटी बस के नीचे आ गया होगा, क्योंकि बीएसटी बस वालों का रिकॉर्ड उस ज़माने में बहुत अच्छा होता था, बहुत ध्यान से चलाते थे, बहुत कम एक्सीडेंट होते थे। खैर वो ट्रैफिक जैम ख़त्म होने के बाद जैसे वो आदमी अपने घर पहुंचा, अभी उसने कपड़े भी नहीं बदले थे कि पुलिस वालों, 2 पुलिस वाले जीप लेके उसके घर पे पहुंच गए। उसने कहा आइए, क्यों, अब क्या हो गया। तो पुलिस वालों ने बताया कि तुम्हारा बेटा उस एक्सीडेंट में मारा गया है और वो हॉस्पिटल में है, काफ़ी सीरियस है, मरा नहीं था तभी, काफ़ी सीरियस है, तो आपको बुलाने आए। वो तभी कोई मोबाइल फ़ोन ये ऐसा कोई साधन नहीं था, तो एड्रेस था उनके पास, लेके पहुंच गए। वो लड़के के ड्राइविंग लाइसेंस से एड्रेस मिला था उनको। तो ये आदमी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो इसके बेटे की डेथ हो चुकी होती है। तो इस आदमी को ये दिमाग में आया कि शायद मैंने महालक्ष्मी मंदिर की मूर्तियों को, चोरी की हुई मूर्तियों को खरीद के गलाया था, शायद इसलिए उस मंदिर की बददुआ मुझे लगी है, और उस मंदिर के करीब ही 100 गज की दूरी भी नहीं होगी जहाँ पे मेरे बेटे की मौत होती है। उस दिन के बाद उस आदमी ने चोरी का माल खरीदना लेना बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये एक उस आदमी की इस किस्से में एक कहानी है जो दूसरे तरीके से इस पंजाबी गैंग के साथ जुड़ जाती है। अब बात करते हैं तीसरी। ये लोग सब के सब इसी तरह से जैसे ही एक वारदात को अंजाम दे के उसके पैसे कहीं सेफ रख के, थोड़े बहुत अपने खर्चे के लिए रख के फिर निकल पड़ते थे एक नए शिकार की तरफ। फिर इन लोगों ने रेकी किया कि हम रेस कोर्स में जो कैश वहाँ पे बेट लगती है, उस ज़माने में हफ्ते में 3 दिन रेसेस हुआ करती थी, शायद आजकल भी 3 दिन ही होती हुई सीज़न के टाइम पे, रेसिंग सीज़न के टाइम पे। तो जितनी बैटिंग होती थी वो सब कैश में लगाई जाती थी। घोड़ों पे जितना पैसा लगता था वो सारा कैश में लगता था। आजकल शायद ऑनलाइन भी कुछ हो गया है, लेकिन तभी कैश का ही काम था। तो इन लोगों ने अंदाज़ा लगाया
कि संडे की रात को जो कैश पूरा होता है संडे की रेस का, उसको उस रात में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, दूसरे दिन सुबह बैंक में जमा करवाया जाता है। तो महालक्ष्मी रेस कोर्स कहीं आपने देखा हो तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन सुनसान एरिया है। रात के 12-1 बजे के बाद उस छोटी सी रोड पे कोई नहीं जाता। उस कंपाउंड के अंदर एक रेस्टोरेंट तभी भी था, आज भी है, जिसका नाम है गैलप्स। उस रेस्टोरेंट में 12 साढ़े 12 बजे वो भी बंद हो जाता है। उसके बाद कोई जो थोड़े बहुत चौकीदार वगैरह मुलाजिम 2-4 होते होंगे, ज़्यादा कोई नहीं होता। गेट बंद कर दिए जाते हैं बाहर के सब, उसके बाद अंदर बाहर को आ नहीं सकता। तो इन लोगों ने संडे की रात को, यहाँ पे सैटरडे की शाम की रेसेस का पैसा, संडे की रेसेस का पैसा इकट्ठा पड़ा होता था उनके पास, वो इन्होंने लूटने का प्लान बनाया। और सब उसके पहले जाके सब इन्होंने बड़े तरीके से रैकी वैकी की प्रकाश पुगेवाला ने। लेकिन उस दिन प्रकाश पुगेवाला साथ में नहीं गया, क्योंकि काफ़ी बार वो उधर जा चुका था, तो उसको डर था कि लोग मुझे शायद पहचान लेंगे। तो उस देर रात गए, तेजी गाड़ी चला रहा था, और वली खान और जंग बहादुर दोनों लोगों ने, जो अरब लोगों की एक टिपिकल ड्रेस होती है, वो सफ़ेद कलर का जो कलर लबादा लंबा सारा ऊपर से नीचे तक, और वो ऊपर हेड के ऊपर वो स्कार्फ, उसके ऊपर वो लोग गोल पटा सा बांधा हुआ माला जैसा, तो उस किस्म की पूरा लिबास। उसके पहले दोनों ने दाढ़ी बढ़ाई, और वो जो वली शेर खान था वो तो वैसे ही, शेर वली खान तो वैसे ही वो अरबियों जैसा लगता था, उसका डील डॉल। मुस्लिम भी था तो उसको वो यूनिफॉर्म जचती भी थी, वो तो असली लगता था एकदम। और साथ में जंग बहादुर ने भी कई महीने पहले से दाढ़ी बढ़ानी शुरू करती थी, उसी तरह की जिस तरह की अरब के लोग रखते हैं, उसी किस्म की मूछें, उसी किस्म का तौर तरीका। तो ये आदमी वो अरब की उस ड्रेस में तेजी गाड़ी में बैठा रहा, वो भी अरब की ड्रेस में था, लेकिन वो ड्राइविंग सीट पे था। तो वहाँ पे जाके इन्होंने अरब की ड्रेस में, जो 2-3 वॉचमैन थे, उनको अपनी भाषा में टूटी फूटी हिंदी ड्रामेबाजी करके कि हम रेस कोर्स खाली देखना है, दूर से देखना है, इतनी दूर से आए हैं। कोई उस ज़माने में कोई 10-20 रुपया उनके हाथ पे पकड़ा दिया और रेस कोर्स देखने के लिए अंदर जा घुसे। और उसके बाद वो जो 2-3 आदमी थे, उनको बांध के रस्सियों से मुंह पे टेप लगा के बैठा दिया कमरे में, और जहाँ भी कैश था इनको जो रैकी की थी, उस ज़माने में 3 लाख रुपया लूट के ये लोग वहाँ से चंपत हो जाते हैं। ये अच्छा है कि उन लोगों को जिनको बांधा था, उनको कोई नशे की चीज़ नहीं दी थी, या उनको कोई ऐसी चीज़ सूंघाई नहीं थी कि वो बेहोश होते। इनके निकलने के बाद ही वो लोगों ने एक दूसरे की मदद से खोला, पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस इनको ढूंढने लगी। इनकी बदकिस्मती ये थी कि इनके पास जो गाड़ी थी, उस किस्म की गाड़ियाँ मुंबई में बहुत कम थी। एक जर्मन गाड़ी थी जिसका नाम मेरे वो सोर्स को याद नहीं आ रहा था, उसका मेक कौन था, लेकिन उसके ऊपर जो रूफ टॉप होती है वो थी उसके पास, जो खुल जाता है ऊपर से। वो उस ज़माने में वो एक मॉडल था जर्मन गाड़ियों का, जिसमें ऊपर से वो जो छत जो थी थोड़ी सी खुल जाती थी, एक आदमी बाहर निकल के उसके खड़ा हो सकता था। तो वो उस किस्म की गाड़ी थी, बकेट सीट हुआ करती थी, बड़ी गाड़ी थी वो, और काफ़ी बहुत स्पीड थी उसकी। तो काफ़ी लाइट स्टीयरिंग, वो मुझे लड़के ने बताया, जो बुज़ुर्ग ने बताया, जो उस ज़माने में वो गाड़ियाँ देखते थे, चलाते थे, रखते थे। तो बहुत अच्छी स्पीड पे चलने वाली गाड़ी थी। उसका जो कलर था लाइट ग्रीन कलर का, वो उस सिक्योरिटी वालों ने कहीं देख लिया था। उन्होंने वो कलर पुलिस को बता दिया, तो पुलिस वालों ने वो ढूंढना शुरू किया अपने खबरियों को। ये पूरे का पूरा पैसा लूट के वहाँ से गाड़ी एक गैराज में खड़ी करके, एक अग्निपाड़ा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, जो अरुण गवली का इलाका गिना जाता है। एक ज़माने में अमर नायक का इलाका भी था। तो काफ़ी सारे जो एनकाउंटर, जो शार्प शूटर हुए हैं जो अंडरवर्ल्ड के, वो वहाँ से निकले हैं, उस इलाके से। एनकाउंटर भी काफ़ी हुए हैं वहाँ पे।
आजकल तो बहुत पॉश इलाका हो गया वो। उस ज़माने में बीआईटी चॉल्स हुआ करती थी, हमने काफ़ी स्टोरीज बनाई हैं उस इलाके की। तो उस अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट एक रूसी भवन करके बिल्डिंग एक है। उस रूसी भवन है या रूसी कुछ है, लेकिन रूसी नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने शायद वो देखी भी है बिल्डिंग कहीं आते जाते। उसमें सेकंड फ्लोर पे कमरा किराए पे पहले से लेके रखा था, जिसका दरवाज़ा अदर साइड पे था, पीछे रेस कोर्स की तरफ। और उस बिल्डिंग के बैक साइड में ही रेस कोर्स आ जाता है रेलवे लाइन के क्रॉस करने के बाद। तो दूर है थोड़ा सा, लेकिन आजकल हाई राइज अपार्टमेंट से तो रेस कोर्स दिखाई देता है वहाँ। तो वहाँ कमरा लेके रहने लग गए। 2.5 महीने तक उस कमरे में रहे। वहीं से निकले, पुलिस स्टेशन के पास एक चाय की दुकान है, वहाँ से जाके इनमें से एक आदमी थोड़ा हुलिया वुलिया बदल के जाके अपना कुछ खाने पीने का सामान भी लाता था, लेकिन पुलिस वालों को कभी शक नहीं हुआ कि यही आदमी हों। उसके पहले इन्होंने जो हुलिया बदला अपना, जो मैं कल आपको थोड़ा सा बताया था, रेस कोर्स से निकलने के बाद इन तीनों लोगों ने, जो मैंने कहा था आपको, एक वो जो एक मशीन आती है ऑटोमेटिक मशीन, बाल काटने वाली, दाढ़ी काटने वाली, उससे तीनों ने अपनी दाढ़ी शेव की, चलती गाड़ी में एक एक करके एक दूसरे की दाढ़ी शेव कर दी। और वो पूरा जो दाढ़ी वाले थे और जो लबादा था, वो अरबियों वाले जो कपड़े पहने थे, वो निकाल के इन्होंने इकट्ठा करके एक कहीं उजाड़ जगह पे रास्ते में रात को वो फेंक दिया। तो वो यहाँ से निकले और अगरीपाड़ा के अपने उस अड्डे पे चले गए। वहाँ नज़दीक कहीं एक बाईकला में किसी गराज में गाड़ी खड़ी करके ये लोग गुल हो गए। तो वहाँ भी फिर 3-4 महीने के बाद कहीं एक दिन ये लोग पकड़े गए। इन बिटवीन वहाँ से निकल के जाके अपने उस आदमी के पास जहाँ हमेशा पैसा जमा करवाते थे, उस 3 लाख रुपए में से बड़ी रकम उसके पास जमा करवा के आए। थोड़ा बहुत पैसा अपने पास रखा और अपना छोटा मोटा गुजारा करते रहे। तो ये इनका काम करने का तरीका था। और जो पकड़े भी गए तो अगरीपाड़ा पुलिस के हाथ नहीं आए, किसी बाहर कहीं निकले थे टैक्सी लेके, वहाँ पे किसी और पुलिस वाले ने इनको पहचान लिया, तो उनको पकड़ के, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे शायद, वो पकड़ के उनको बाद में फिर हवाले किया गया अगरीपाड़ा पुलिस के, या जो रेस कोर्स को पुलिस स्टेशन लगता था उसके खिलाफ। तो ऐसा इनका काम करने का तरीका था। कल मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों में से जो सबसे निकम्मा गिना जाता था, प्रकाश फुग्गेवाला, थोड़े सालों के बाद जब इन्होंने सब धंधे वंधे ऐसे चोरी चकारी छोड़ के अपने आप को लाइफ में सेट करने की कोशिश की, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आजकल के बदमाशों की तरह नहीं कि उस दलदल में घुसते चले गए, या तो पुलिस ने मार दिए या जेल में मर गए या दूसरे दुश्मनों में मार दिए। इन्होंने बड़ी चालाकी से सब छोड़ छाड़ के अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की और कैसे बड़े लेवल के सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इनके लव अफेयर की कहानियाँ, इनके और बहुत इंटरेस्टिंग किस्से, वो कल वाले और फाइनल कल का आखिरी एपिसोड होगा। तो कल के इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।